अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब का एक मैसेज जो है वो आपने पढ़ा होगा। उस पे ज़रा बात करेंगे कि उन्होंने मैसेज जो दिया है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें जो उन्होंने मलफ़ूफ़ अंदाज़ से कई बातें कही हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ-साथ हमने देखा है कि प्रेज़िडेंट अलवी के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, उनमें हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की भी एक मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इनके इख्तिलाफ़ात इमरान खान के साथ नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब को एयरपोर्ट पे रोका गया है, क्यों रोका गया है? और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब ने भी अपोलोजाइज़ किया है कि जो हमने पीडीएम का हिस्सा बने थे, उसके ऊपर उन्होंने माज़रत की है और माफ़ी माँगी है। खदीजा शाह साहिबा का जो केस चल रहा है, उसके ऊपर भी कोर्ट में ये बात हुई है कि जी, जो एफआईआर्स थीं 2 जिनके ऊपर आपने ये केस बनाया था, उसमें तो उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया और तीसरी के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया, वो क्या हो रहा है? ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, एक मज़ाक-सा बना हुआ है पाकिस्तान में कानून, वो जो मैं कहता होता हूँ कि कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे और इन तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआएँ हैं। आप ही का बस फ़िक्र रहता है, पाकिस्तान का फ़िक्र रहता है। एक तो मुझे शुरू में थोड़ा-सा 1-2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि ज़रा फ़लस्तीन के हवाले से भी ज़रा बात कर लें, क्योंकि इस वक़्त जो इत्तलात ताज़ा तरीन आ रही हैं, वो ये हैं कि वहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है, इंटरनेट ख़त्म कर दिया गया है, लाइट नहीं आ रही है। और मेरी जिन लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि जिन इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस के वहाँ पे दफ़ातर थे, वो दफ़ातर जो हैं उनका राब्ता यहाँ से बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और किसी भी तरीके से उनका कोई राब्ता नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ब्लैकआउट है और ग्राउंड ऑफ़ेंसिव जो है वो भी किसी हद तक वहाँ पे शुरू हो चुका है। लोगों की क्या हालत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, पहली बात ये है कि जो कुछ इसराइल कर रहा है, वो किसी आइसोलेशन में तो नहीं कर रहा। उसे अमेरिका समेत बड़ी ताकतों की मुकम्मल हिमायत हासिल है और ये बड़ी ताकतें उसकी पुष्ट पर न सिर्फ खड़ी हैं, बल्कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही हैं, असला भी दे रही हैं और उनकी पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट भी कर रही हैं इनडायरेक्टली। बात जी। यह है कि इस सारे खेल में हम मुस्लिम हुक्मरानों ने तो हमें बड़ा मायूस किया है, पहली बात तो ये है। और इवन दैट ये जो मुस्लिम उम्मा के इदारे थे, अरब लीग हाँ, और ओआईसी वगैरह, इनसे वो तो भी ना सारे। पहले कभी हाँ, तवक्को थी, ना अब कभी कोई तवक्को है। और मजीद हमने देखा कि ये इदारे जो है अपनी बेबसी और अपनी लाचारगी और अपनी जिसे कहते हैं ना कमजोरी के पहलुओं को नुमाया कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ इकवाम मुत्तहिदा समेत बाकी जो यूरोप के इदारे हैं, उनका भी मामला महज मुजम्मती करारदादों तक ही महदूद रहा है। उन्होंने कोई बड़ा दबाव नहीं पैदा किया इन बड़ी ताकतों के ऊपर कि भी ये खेल बंद किया जाए, जंगबंदी बंद की जाए और ये सब चीजें बंद हो। लेकिन आप देखिए जो कुछ हो रहा है, अगर यही कुछ मकबूजा कश्मीर में होता है, तो उस हाँ, वक्त आलमी दुनिया कहती है कि ये मामला इंडिया पाकिस्तान का है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। नहीं अब बोलेंगे। ये जो हाँ, फलस्तीन का मामला है, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है ना जी, और पूरी दुनिया का मसला है। और इस पे जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, वो ये बड़ा। अनफॉर्चुनेटली बेहिसी है। लेकिन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के लिए सबक है, क्योंकि हुँ, अगर आज उनकी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। और हम सब इसी तरीके से सिवाय मुजम्मती बयानात, करारदादें, तहरीरें, तकरीरें और अखलाकी हाँ, खुतबे देते रहेंगे, लेकिन मुस्लिम दुनिया को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ जो कुछ आज इसराइल और अमेरिका की पुष्पराही के दरमियान हो रहा है। तो मैं जाती सही तौर बात। पर समझता हूं कि ये अलमिया है मुस्लिम दुनिया का। और मैं इसको जरा एक और तनाजुर में भी देखता हूं कि महज मुस्लिम दुनिया ही नहीं, बल्कि जहां जहां दुनिया में कमजोर लोग हैं, उनके साथ जो सलूक यहां इख्तियार किया जा रहा है, ये हाँ, बेसिकली लड़ाई फिर बन गई है जालिम और मजलूम की। जालिम कुव्वतें एक तरफ खड़ी हैं और मजलूम कुव्वतें एक तरफ खड़ी हैं। मजलूमों के सहारों में सिवाय दुआओं के और कुछ बचता नहीं है, जबकि जो बिल्कुल, जालिम है उनकी उनकी पुष्ट पर जो है बड़ी ताकतों के साथ साथ माली सपोर्ट, ज़रूरत है। लॉजिस्टिक सपोर्ट और असले की सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक। अच्छा, इसमें अब यही जो सूरत-हाल है, उसी तरह की सूरत-हाल पाकिस्तान में भी दरपेश है और हम देख रहे हैं कि जो ज़ुल्म की सूरत-हाल है, वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और इसका हम मुख्तलिफ सतहों पे उसका मुज़ाहिरा भी देख रहे हैं। मैंने शुरू में जैसे कहा कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए अपनी फ़ैमिली के ज़रिए एक ट्वीट किया है, मैं वो बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो ट्वीट है, इसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है और उन्होंने बेसिकली मैं थोड़ा-सा पढ़ भी देता हूँ कि मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आँखों से कानून का एक मज़ाक बनते देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है, वो
लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहिदे का नतीजा है, जो कि एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। मुआफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी के उसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। तो ये लंबा वो है, लेकिन इसमें उसमें उन्होंने स्लो पॉइजनिंग की भी बात की है और बाकी चीज़ें भी जो बात की हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, पहली बात ये है कि इमरान खान ने क्या कहा है और इमरान खान ने क्या लिखा है, इससे बढ़ के एक सवाल ये है कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम किस तरीके से चलाया जा रहा है और इस रियासती निज़ाम को चलाने में अदालतों को कैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों को कैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया को कैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, ये जो अपने एक्सेस टू जस्टिस के जो मामलात हैं, ये सारे वो बुनियादी नौइयत के सवालात हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह के रियासती निज़ाम को चलाएंगे तो फिर दुनिया भी हम पर हंसेगी, लेकिन दुनिया के साथ साथ अब मुल्क के अंदर भी लोग हंस रहे हैं हमारे इस निज़ाम के ऊपर, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह से रियासतों के निज़ाम नहीं चला करते। अब इमरान खान का मामला मैं आपको बता चुका हूं कि उनका मामला कानूनी से ज्यादा सियासी नौइयत का है। हाँ, वो एक सियासी मुकदमे के मुलजिम है जिस पर इल्जाम यह है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है और उसके नतीजे में जो कुछ ये हो रहा है इसमें तो कानूनी शगुफियां उसमें छोड़ी जा रही है ना, और कानूनी हाँ, पहलू निकाले जा रहे हैं। 180 प्लस मुकदमे उनके ऊपर बना दिए गए और अब उनका अदालत में पेश करना भी जो है वो भी एक खतरे की अलामत बन गया है। अदालतों के हाँ, अंदर उनका ट्रायल हो रहा है और जिस अंदाज से फिर आप जेल के शरीफ अंदर। खानदान को अब आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अदारों को, अदालतों को, जजों को, प्रोसिक्यूटर को, नैब को, एफआईए को, इन सब इदारों को एक खास मकसद के लिए, पॉलिटिकल खेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें पहले कोई और विक्टिम था, आज कोई और विक्टिम है, कल कोई और हीरो था, आज कोई और हीरो है। ये जो खेल है, और इसमें इमरान खान ने जिस बेबसी का इजहार भी किया है कि यानी आप हाँ, देखिए ना कि उनके पास जस्टिस के लिए जो एक्सेस है वो नहीं है। उनके बच्चों की जो गुफ्तगू कराई गई उसमें भी 1.5 महीना लिया गया। फिर उसके हाँ, बाद उनसे कहा गया कि जनाब आपके पास ये चीज नहीं मिल सकती, ये चीज मिल सकती है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। मकसद क्या है? मकसद ये है कि उन पर टॉर्चर करें, फिजिकली तो नहीं करेंगे तो कम से कम मेंटली टॉर्चर करें, उनको अजियत में रखें, उनकी तजहीक उड़ाएं, उनका तमस्खर उड़ाएं, उनको बेबस कर दें, उनके अंदर लाचारगी पैदा कर दें ताकि वो मजबूर हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय करके बाहर निकल जाएं, अपने आप को विड्रॉ कर लें, सियासी जमात से लाताल्लुकी का ऐलान करें, वक्ती तौर पे कोई नया कायद अपना मुंतखब कर दें और इलेक्शन को भूल जाएं। ये वो सारे खेल है ना जिसके पीछे ये सारा खेल और दरबार सजाया गया है और जिसकी वजह से ये जंग जारी है। अब इसी खत में इमरान खान ने कहा है कि मैंने बाहर नहीं जाना, जो मर्जी आप कर ले, मैं यहीं पर ही बैठा हुआ हूं। तो वो अपने मौकफ पे तो कायम है और इसकी बात की गवाही जो है हफीजुल्लाह न्याजी भी देते हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी देते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि भी इमरान खान के बारे में ये जो तज्जिया था कि शायद वो मुश्किल हालात का सामना ना कर सके और फौरी तौर पे मुल्क से बाहर जाने की बात करेगा, वो अमलन जो है खेल नाकाम हो गया है। और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ऐसा कुछ सोचा था तो अब उसके मुतबादल उनको सोचना पड़ रहा है क्योंकि जो बात उन्होंने सोची थी वो तो मुमकिन नहीं हो सकी है। तो मैं इमरान खान के सारे मामले को एक सियासी मुकदमे के तौर पर देखता हूं और यही पाकिस्तान की सियासी तारीख है। भट्टो के कत्ल से लेकर इमरान खान तक आपको लगेगा तो इसमें कि जो भी हमें हमारे लिए खतरा बना है, हमने उस खतरे का इलाज सियासी बुनियादों पर नहीं ढूंढा बल्कि गैर सियासी और ताकत के अंदाज में ढूंढा है और हम लोगों को दबाकर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाना चाहते हैं। यही पाकिस्तान की सियासत की और जमहूरियत के खेल का हिस्सा गुड। बना हुआ अच्छा, इसमें इसमें उन्होंने सलमान भाई जो बात एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही है है। वो यही है कि चूंकि जिस तरह अभी आपने इशारा किया ना कि उन्होंने कहा कि मैं चूंकि मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूं, लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि मेरी जेल में जान लेने की एक और कोशिश की जा सकती है और ये कोशिश मुझे स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। तो क्या इस तरह की चांसेस हैं जी? इनको पता नहीं है कि ये नहीं, किस तरह ये हो सकता मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं होगा, लेकिन है? ये थ्रेट उनके ऊपर मौजूद रहेगा और कहा जाएगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला हूं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है और पीटीआई को छोड़ने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू हमसे की है
कि किन वजूहात की बुनियाद पे, किस दबाव की बुनियाद पे, किस डर और खौफ की बुनियाद पे हमने पार्टियां छोड़ी हैं, तो उनमें ये अमल भी शामिल था कि अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ, फला फला के साथ ये सलूक होगा। तो इसलिए वो एक रिफ्लेक्शन तो है, एक फियर तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यहां तक कोई ना जाए। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए, इतना धमका दिया जाए, इतने दबाव में लाया जाए कि उनको लगे कि शायद मुझे वाकई कोई मार ना दे और अब मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता इख्तियार करना है, और वही रास्ता इख्तियार करना है जो नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया या बाकी लोगों ने इख्तियार किया, और अपने आप को एक डील की सियासत का हिस्सा बनाना है। अब लेकिन ये लेकिन इमरान जो खान का अपना इम्तिहान है जी। जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि इस तरह के काम पहले हो चुके हुए हैं। अब देखें ना, जी जो बिल्कुल एसआईए होती के है, जो लेकिन डॉक्टर रिजवान थे। मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी इस वक्त शख्सियत बन चुके हैं इमरान खान, वो इतना आसान काम नहीं है इस तरह के खेल को लेकर चलना, उसके बाद मुल्क के हालात को संभालना। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम कोई इस तरह का एडवेंचर करें। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब ने पहले भी की थी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये एक फियर पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन जरूर है। लेकिन अभी इसके बारे में ये कहना कि इसके बारे में कोई ऐसी चीज हो रही है मैं कम से कम उसको अभी ओन करने के लिए तैयार नहीं। ठीक। अच्छा, जरा अलवी साहब की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके हवाले से भी जरा बताएं। अभी आपने थोड़ा सा इशारा भी किया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साथ मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जी इख्तलाफात नहीं है, सिर्फ वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें हुई थी। और फिर उन्हीं की बात को रिबट करते हुए जो अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने तो कह दिया जी कि हमारा तो उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साथ। तो वो तो ना हमारी बहन का उनके साथ अब कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई ताल्लुक है, और हम उनको ऑन नहीं करते हैं। तो इसको किस तनाजुर में फिर लिया जा सकता है जी पूरी बात को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो किसी तर्जुमान के तौर पर या तरीके इंसाफ के तौर पर नहीं मिले उनसे, आरिफ अलवी साहब से। उनकी तो एक जाती हैसियत है, जाती ताल्लुकात भी रहे हैं माजी में, उस हैसियत से वो मिले होंगे। और आजकल तो वो नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब पाए जाते हैं, तो इसलिए उनका मिलने का ताल्लुक तो एक पहली बात तो यह है कि तरीके इंसाफ से ना जोड़ा जाए, एक बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि उनका अपना बेटा भी इस वक्त एक अताब में है, हाँ, वो भी हाँ। एक उनके लिए मुश्किल बनी हुई है, वो फैमिली के लिए भी, खुद हफीजुल्लाह न्याजी भाई के लिए भी इसका एक बड़ा सीरियस मसला है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सारी कोशिशें जो आरिफ अलवी साहब ने शुरू की थी प्रेसिडेंट के तौर पर, कि वो एक मफाहमत का रास्ता निकालें और इमरान खान के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रिज बनने की कोशिश करें। इसमें इजाजुल हक भी शामिल हुए, इसमें अपना वो जो क्या कहते हैं, अब मोहम्मद अली दुरानी भी शामिल हुए, फिर कुछ और लोग भी शामिल हुए, कुछ अपना कराची से जो हमारे सनतकार हैं वो शामिल हुए इसके अंदर, अकील करीम डैडी साहब और अकील बहुत से डैडी लोग साहब शामिल। हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो भी पैकेज ये लेके जाते हैं, उस पैकेज का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दें और एस्टैब्लिशमेंट के सामने आप अपने आप को विड्रॉ करें, और जो शराइत वहां से मिल रही है उसी में कोई गिव एंड टेक करें। अब ये काम अगर इमरान खान ने करना होता तो फिर बहुत पहले कर लेता, और अगर अब वो नहीं कर रहे ये काम, तो इसका मतलब है कि उनको ये पैकेजेस कबूल नहीं है जो पैकेजेस लाए जाते हैं, एक बात। हाँ, अच्छा, हाँ। आरिफ अलवी साहब के उनके साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे जानता हूं कि पीटीआई को इस बात पे काफी गिला है डॉक्टर आरिफ अलवी से कि उन्होंने इलेक्शन की डेट बराह रास्त डेट देने नहीं दी। नहीं दी, और जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि उससे खेल खराब हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त इमरान खान के ऊपर सख्तियां आ रही हैं, या पीटीआई के लोगों पे और उनके कारकुनों पर और उनके लीडरों पे जो सख्तियां हैं, उसमें तो हाँ, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया। आप कुछ भी मुझे नहीं किया। बताइए ना कि बतौर सदर मुमलिकत वो निगरान वजीर आजम से भी मिल सकते हैं, आर्मी चीफ से भी मिल सकते हैं, चीफ जस्टिस से भी मिल सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं ना कि भाई ये मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान अपना सदर मुमलिकत के तौर पर बैठा हुआ हाँ, हूं, आप मुझे बताइए ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उन्होंने हाँ। कोई ऐसा इनिशिएटिव इंसानी हकूक की पामाली के नाम पे जो खेल कुछ पाकिस्तान भी में नहीं हो रहा किया। है, वो उस पर कुछ नहीं किया। तो मुझे तो जाती तौर पे अपनी तरफ से भी गिला है कि देखिए, मसले का हल होना दूसरी बात है, लेकिन आप मसले को कोशिश उठाते तो हैं करें। और मसले को लेकर जाते हैं और बार बार उनकी तरफ उनको इंतबाह करते हैं, तो लोगों को लगता है कि सदर मुमलिकत काफी एक्टिव है इस मामले में। हाँ, और ये हाँ, मामला महज पीटीआई के तौर पे ना देखा जाए, इस मामले को इस तरह से भी देखा जाए कि भाई ये कुछ जो कुछ आपने करना है, अगर आपने कानून के दायरे में रहना है तो जरूर करें, लेकिन ये हाँ। कानून के दायरे से बाहर निकल के जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसकी कौन हौसला अफजाई करेगा। तो तो क्या इसलिए वजह, वो सदर क्यों शेल में मुमलिकत चले ने, गए हैं? क्या वजह क्या हो सकती सर, है? क्यों शेल में इस मुझे वक्त क्यों मौजूद है? जाती तौर पे ये लगता है कि उनका ख्याल ये था कि अगर वो सदर मुमलिकत के तौर पे रहेंगे
तो शायद एक प्रोटेक्शन जो है ना वो शायद पीटीआई को लेकर दे सकेंगे और कोई एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर सकेंगे। ये स्ट्रेटेजी बुरी नहीं थी डॉक्टर आरिफ अलवी की, मैं उसकी तारीफ करता हूं, उनका वहां पे रहना जरूरी था, लेकिन वहां पे रहते वक्त फिर उनको के अंदर कोई रोल प्ले भी तो करना चाहिए ना। वो तो ऐसा ना बने ना कि वो एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए डाखाने का किरदार अदा करना शुरू कर दे कि एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है तो जी खान साहब आप उस पर मान जाए या इस पे मान जाए या उस पे मान जाए, और अपना कोई रोल प्ले ना करे। तो मुझे लगता है कि ये सारे मामला, और आज भी मुझे पता है इस वक्त भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कुछ कोशिशें कर रहे हैं, और वो कोशिशों में सिर्फ वो अकेले नहीं है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कोई चीजें, कुछ बुनियादी तौर कुछ चीजें तय हो जाए। लेकिन ये तय उसी सूरत में होंगी जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था कि अगर आप गैर मशरूत मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, अगर आप कंडीशनल बुनियादों पे जाएंगे, इमरान खान को माइनस कर दें, उनके साथ ये कर दें, तो शायद फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अब देखना यह है कि आरिफ अलवी साहब, मुझे जाती तौर पे तो लगता है कि पीटीआई में उनका मुकदमा कमजोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ, और लोग उनको जो है वो उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये इख्तलाफात हो जाते हैं पार्टियों के अंदर, कोई ऐसी मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी का खुद कोई किरदार अदा ना करना और नजर ना आना, वो एक सवालिया निशान जरूर है पीटीआई के अंदर कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं और आपने इनके ऊपर आवाजें क्यों नहीं उठाई। अच्छा, ये पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई में थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये जो अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, खासतौर पे वकला के दरमियान, वो एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई हुई है। वो मरवत साहब कुछ कह रहे होते हैं, दूसरे लोग आके कुछ कह देते हैं। ये कुछ इस तरह की जो बिकरिंग्स वगैरह हो रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, इसका इलाज तो इमरान खान ने ये ढूंढा था कि उन्होंने अमली तौर पे अलीमा खान को एक इनडायरेक्टली अपना तर्जुमान बनाया हुआ है, और जो भी गुफ्तगू वो बाहर निकालना चाहते हैं और जो पैगाम वो देना चाहते हैं, अब वो वकला की मदद से नहीं बल्कि अलीमा खान की मदद से बाहर निकालते हैं। और उसकी एक वजह है, ये जो वकला ग्रुप है ना जी, ये समझते हैं कि पीटीआई के ऊपर इस वक्त काफी अजाब है, और उस अताब के चक्कर में जब इंतखाबात होंगे तो ज्यादा रोल जो है ना वकला का बहुत बढ़ जाएगा, और हमारे लिए बहुत बड़ी स्पेस पैदा हो जाएगी, जो खोसा साहब भी समझते हैं और बाकी लोग समझते हैं कि वकला को बहुत ज्यादा टिकटें वगैरह मिलेंगी। तो फिर वकला की तो अपनी भी ग्रुप बंदी है ना जी। अब उसमें हामिद खान ग्रुप भी है, उसमें खोसा साहब भी शामिल है, उसमें एतजाज साहब भी शामिल हो गए हैं, उसमें ये पंजोता वगैरह भी शामिल है, मुरब्बत साहब भी शामिल है, तो इसके अंदर एक शुएब शाहीन साहब है। तो ये ग्रुप बंदी तो एक फितरी अमर थी। जब आप पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को देखें तो हर शख्स चाहता है कि वो डोमिनेंट रोल प्ले करे, उसका ग्रुप डोमिनेंट रोल प्ले करे। लेकिन ये इसलिए मैटर नहीं करता कि जब इमरान खान का एक स्टेटमेंट आता है, जैसे अभी आपने ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया है या इसका हिस्सा सुनाया है, या इससे पहले उन्होंने अलीमा खान के जरिए जो पैगाम भेजा था, उसके बाद फिर इन वकला की गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मैं आपको बताऊं, लोग जो है वो इमरान खान की तरफ देखते हैं, और ये जो वकला के कॉन्ट्रडिक्शन आए थे कि पंजोता साहब ने कुछ कहा, मुरव्वत साहब ने कुछ कहा, शुएब शाहीन ने कुछ कहा, खोसा साहब ने कुछ कहा, उसको पीटीआई ने ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा ये वकला है, ये वकील है, पार्टी का मौकफ जो भी होगा वो उमर अयूब खान जारी करेंगे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, उनका मौकफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एयरपोर्ट पे क्यों रोका गया है? नवाज शरीफ साहब की इतनी अब ज्यादा इनग्रेस हो चुकी है ऑलरेडी सिस्टम में कि उनके कहने पे सुना है कि रोक दिया गया और फिर खैर उनको जाने दिया गया। क्या वजह थी? देखिए, बात यह है कि खाकान अब्बासी साहब के हवाले से पार्टी के अंदर एक रिजनमेंट है, और वो ये है कि जी उन्होंने लाहौर के जलसे में, नवाज शरीफ के जलसे में जिसमें नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, शिरकत नहीं की है, एक बात। दूसरा उनका ये था कि जो खाकान अब्बासी साहब जब नवाज शरीफ साहब मरी में पहुंच गए तो वहां जाकर भी उन्होंने उनसे कोई मुलाकात नहीं की है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के जी, और अब नवाज शरीफ साहब के अंदर अपनी रंजिश होगी, लेकिन ज्यादा रंजिश तो मरियम नवाज के अंदर है, और मरियम नवाज उनको बिल्कुल अब पसंद नहीं करती, वो मरियम नवाज को पसंद नहीं करते, और उनको खाकान अब्बासी को पता है कि नवाज शरीफ के दरमियान जो दायरा है, वो दायरे को अगर आपने क्रॉस करना है तो पहले आपको मरियम की हमायत चाहिए, तो फिर आप उस दायरे के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए खाकान अब्बासी साहब तो अब मुस्लिम लीग नून के लिए अगर वो रहते भी हैं तो एक सियासी बोझ से ज्यादा तो नहीं है, और उनकी हैसियत अब कोई बहुत बड़ी नहीं है। ये उनको रोका गया, टेक्निकल तरीके भी हो सकते हैं, किसी ने उनके ऊपर थोड़ा सा उनको ह्यूमिलेट भी करना होगा, थोड़ा सा उनकी तज़ीक भी करनी होगी, वो सब चीजें चलेंगी। लेकिन अब खाकान अब्बासी का मामला पीएमएलएन के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, खुद उनके लिए भी और खुद पीएमएलएन के लिए कि भी वो उनको कबूल करें। तो अब वो या तो चौधरी निसार बन के साइड पे होकर बैठ जाए, या कोई नया किरदार ढूंढने की कोशिश करें। कहा जा रहा था कि कोई नई सियासी जमात बनाना चाहते हैं,
उसके बारे में भी मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन से पहले इस किस्म का कोई एडवेंचर ना करने का फैसला किया है, और उन्होंने ये भी फैसला किया कि शायद वो अगले इंतखाबात में भी हिस्सा ना ले। तो वो जरा अपने आप, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो इंतखाब इमरान खान के बगैर होगा उस इंतखाब की भी कोई हैसियत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक मैं ज़रा पीपल्स पार्टी के पे आने के से पहले ज़रा ये भी पूछूँ आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सुना है कि वर्ल्ड बैंक को जॉइन करेंगे और यहाँ से चले जाएँगे। ये क्या वजह हुई है? कुछ इस तरह की अंदरूनी इख्तिलाफ़ात यहाँ पे केयर टेकर्स के साथ हो रहे हैं इनके, या क्या वजह है? देखिए, वो जो है ना, वो ज्यादा लाडले थे शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के हाँ, लाडले नहीं थे, एक बात। अच्छा। अब नवाज हाँ, शरीफ अगर डोमिनेंट होंगे और मरियम नवाज उसमें फैसले करेंगी, तो शायद उनके लिए उनका रोल वो नहीं होगा, बल्कि वो तो आप देखिए ना, खुद शहबाज शरीफ और हमजा के लिए भी जो है ना वो रोल नहीं होंगे। हमजा भी उस तरह से एक्टिव नहीं हो रहे, ना उस तरह से नजर आ रहे हैं। तो खेल ये है कि ये सब अपने अपने फ्यूचर जो है ना, जिसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। उनको लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब के रोल महदूद हो रहे हैं। हालांकि मुझे हुँ, लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ ज्यादा इन होंगे नवाज शरीफ के हुँ, मुकाबले में, मेरी अपनी राय तो ये है। लेकिन बहरहाल हुँ, मुझे लगता है कि अंदरूनी को रिफ्लेक्शन था, और एक उसकी ऑप्टिक्स है, उसमें उन्होंने शायद ये फैसला किया। और दूसरा ये भी हो सकता है, अब उन्होंने अपने आप को रिजाइन किया और जिस वक्त दोबारा को सेटअप बने तो वो एक नए किरदार के साथ सामने आए। तो ये हुँ। दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक। अच्छा, ज़रा बताइए कि खुर्शीद साहब को अब क्यों याद आ रहा है कि हमने पीडीएम को जॉइन करके गलती की और हमें माफ़ कर दिया जाए? क्या वजह हुई है कि क्या इनके आपस में इतने शदीद इख्तिलाफ़ात हो चुके हुए हैं, या पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि वो समझ रहे हैं कि हमें अब मसला बन जाएगा कि जब हम लोगों के पास इलेक्शन में जाएँगे, तो वो तो कबूल नहीं करेंगे हमें? देखिए, आपको याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा डील करके आई थी ना पाकिस्तान, तो उस वक्त हाँ, जनरल मुशर्रफ के साथ उनके मामला तय हुए थे। पाकिस्तान आई तो उनको पाकिस्तान के हालात देखकर अंदाजा हुआ कि ये डील गलत है। उन्हें जनरल हाँ, मुशर्रफ के साथ नहीं खड़ा। अब आप इसको इसी तनाजुर में देखें कि जो 16 माह के अंदर तबाही फैली है शहबाज शरीफ हुकूमत की, उसका बोझ मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी क्यों उठाए मुस्लिम लीग का? हुँ, एक हुँ, बात। दूसरी, उनको गिला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने पसे पर्दा अपने मामलात तो तय कर लिए और अकेले अकेले सोलो फ्लाइट के जरिए मामला तय किए। उसमें ना पीपल्स पार्टी को इतमाद में लिया, ना जेयूआई को इतमाद में लिया, हाँ, ना हाँ, किसी और पार्टी को इतमाद में लिया। और जब से वो पाकिस्तान आए, एक हफ्ता हो गया, उन्होंने किसी के साथ मुलाकात तक करना भी गवारा नहीं की, बल्कि लाहौर से फिर सीधा वो अपने मरी के शानदार जो रहायश गाह है, वो वहां पे हाँ, शिफ्ट हुए हैं, या वहां से इस्लामाबाद जाते हैं। अच्छा, अब खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा सेनेटर जाहिद खान जो एएनपी के हैं, और एमल वली खान जो उनके सरबराह हैं, वो भी माफी हाँ, मांग चुके हैं पूरी कौम से कि हमने पीडीएम का साथ दिया था और शहबाज शरीफ हुकूमत का साथ दिया था, ये हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। अब यही गुफ्तगू जो है वो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को लगता है कि सारे मामलात में जो है ना, वो मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल हो गई है, उनके साथ कुछ मामलात बेहतर हो गए, हमें आइसोलेट किया है। अब ये जो हाँ, कल शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान कोई इलेक्शन कबूल नहीं होगा, या हाँ, हाँ, माइनस पीटीआई कोई इलेक्शन कबूल नहीं होगा। और ये काफी अरसे से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है और पीटीआई के अंदर जो है ना, कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं भी बन रही, तो अंडरस्टैंडिंग बनने की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। और और ये लगता ये है ये कि ये जो मुलाकात उनके साथ हुई असद कैसर साहब की और अली मोहम्मद खान की, फजलुर रहमान साहब के साथ, वो भी इसी का कोई निशाना है जी? उसका देखिए, क्या कड़ी है उसमें उसकी? उसमें उसमें सुन ले, उसमें यह है कि अगरचे वो दोनों हजरात अली मोहम्मद खान भी और असद कैसर भी कहते हैं कि ये एक ताज़ियती मुलाकात थी, इससे ज्यादा इसकी हाँ, कोई हैसियत हाँ, नहीं है, और ये फैसला हमने नहीं करना, ये फैसला इमरान खान ने करना है। इसलिए ठीक, हम इस तरह की किसी ऑफर करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन ठीक, आपको मैं बताऊं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो मौलाना फजलुर रहमान को है। मौलाना हाँ, फजलुर रहमान इस वक्त केपीके के अंदर एक सियासी यतीमी का शिकार है, और हाँ, उनको पता है कि अपने अगले इलेक्शन में भी उनका मुकाबला जो है वो कुछ नहीं है पीटीआई के साथ। पीटीआई की बर्तरी बहुत ज्यादा है, बल्कि वो हाँ, जो नया मोहरा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी, परवेज खटक, वो अपनी पैदाइश से हाँ, पहले ही जो है ना, वो कभी मौत एक किस्म की मर चुका है। इसलिए वो ये हुँ, चाहते हैं फजलुर रहमान साहब को अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो पीटीआई के साथ निकला जाए। पीटीआई इस वक्त मुश्किल हालात में है, उनके साथ कुछ गिव एंड टेक कर लिया जाए, अपने आप को सिक्योर कर लिया जाए, क्योंकि उनको मायूसी हुई है नवाज शरीफ साहब के रवैये के साथ, हुँ, और उनको हुँ, मायूसी हुई है कि जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने उनको रास्ता देना था, वो रास्ता नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इमरान खान की पार्टी फजलुर रहमान के साथ किसी किस्म के कोलैबोरेशन में जाती है, ये खुद पीटीआई के लिए बहुत बड़ा डैमेज हुँ, होगा, मैं आपको बताऊं। हाँ, क्योंकि सही बात है। पीटीआई का वोटर जो है
वो नहीं जानता कबूल है करेंगे। कि जेयूआई का किरदार क्या है, फजलुर रहमान क्या सोच सकते हैं इमरान खान के बारे में। वो तो उनको यहूदो हाँ, पता नहीं क्या क्या चीजें खिताब देते रहे। और मैं हाँ, जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान भी, जहां उन्होंने नवाज शरीफ को कबूल नहीं किया, जरदारी को कबूल नहीं किया, वहां वो फजलुर रहमान को कैसे कबूल करेंगे। ये एक मीडिया ये का मुश्किल है। स्टंट है, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा, जैसे शायद पीटीआई अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रही है कि वहां हाँ, पर ये चीजें हो। लेकिन जरदारी साहब की ये ख्वाहिश ही है कि जनाब इमरान खान के साथ उनकी हमायत की जाए और एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, ताकि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से सेटल डाउन और करने का मौका मिल सके। पंजाब की हद तक उनकी मेरा ख्याल है कि मेक सेंस भी करती है, क्योंकि अगर पंजाब में नून लीग को फ्री हैंड मिला और पीटीआई ना हुई तो फिर तो सारी सीटें नून लीग जीत जाएगी ना, तो और फिर जरदारी अभी साहब तो देखिए नहीं ना चाहेंगे। इस वक्त, देखिए ना अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने ये तय किया हुआ है कि इमरान खान को दीवार से लगाना है और उनको कोई सियासी रास्ता नहीं देना, तो फजलुर रहमान की या जरदारी की क्या मजाल है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पीटीआई के साथ कोई अलायंस में जाएंगे और उनके साथ बैठेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल थ्योरी ये बाय नहीं करता। ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर तो इस्तेमाल हो सकती है मुलाकातें, वैसे लेकिन अमली तौर पर शायद इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किसी अलायंस ठीक की शक्ल में ना निकल सके। नहीं अच्छा, निकलता। ये हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कोई नतीजे आए और उस वक्त हाँ, कोई अलायंसेस बने इंटरनल, वो एक अलग बात हो सकती है। वो अलग बात। इलेक्टोरल ठीक अलायंस मैं नहीं देख रहा जेयूआई ठीक का और पीटीआई का केपीके के ठीक अंदर। ठीक। अच्छा, आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि ये जो खदीजा शाह साहिबा का जो केस चल रहा है और उनके साथ दीगर ख़वातीन भी हैं, वहाँ पे जस्टिस नजफ़ी साहब जो हैं, आपको याद होगा ये वही वाले जस्टिस हैं जो अपने बच्चे के लिए प्रोटोकॉल माँग रहे थे दुबई एयरपोर्ट पे भी और जी न्यूयॉर्क जेएफके एयरपोर्ट पे भी। तो ये वो फरमा रहे थे आज के जनाब, पुलिस ने 2 एफआईआर्स उनके खिलाफ काटी हुई हैं और अरेस्ट जो है वो तीसरी एफआईआर में किया हुआ है। जो पिटिशनर हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह का मज़ाक भी जो है देखिए, ये कुछ कम होना चाहिए अब। ये खदीजा खदीजा शाह हो, आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, महमूद रशीद हो, एजाज चौधरी हो, उमर सरफराज चीमा हो, यास्मीन राशिद हो, अकरम उस्मान हो, मियां उस्मान साहब के बेटे जो हैं, हाँ, इन बेटा सब जी। का मामला अगर आप देखें ना, वो बड़ा दिलचस्प है। यानी मुकदमे इन पे कुछ और डाले गए हैं, बताया कुछ और गया था, और जिस तरीके से उनके मुकदमों को डील किया जा रहा है, वो सारा जाहिर करता है कि आपने तय किया हुआ है कि अगर इनको कहीं अदालत से रिलीफ मिले तो फौरी तौर पर एक नया मुकदमा लेकर आ जाए। अब आप मुझे बताएं, खदीजा शाह को 2 दफा उनकी जमानतें मंजूर हुई ना, उसके हाँ, बावजूद उन्होंने एक नया मुकदमा लेकर आ गए। उससे पहले सनम जावेद की जमानत मंजूर हुई तो फिर एक नया मुकदमा उनके सामने आ गया। और मुझे खुद ये बात का पता है कि उन्होंने अपनी जेबों में मुकदमे रखे होते हैं, जैसे ही उनको अदालत से रिलीफ मिलता है तो नया मुकदमा लाकर उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये खेल तो चल रहा है ना, लेकिन देखिए ये सख्ती जो है अब बहुत लंबी नहीं चल सकेगी, मैं आपको बताऊं। ये बस ये जिसे कहते हैं ना, एक अभी अगले एक आध महीने में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, हाँ, अगर हाँ, इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर आप इस सारे खेल को कहीं ना कहीं रीबिल्ड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इंफॉर्मेशन के तौर पर कि इन इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले पहले आपको एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इलेक्शन की लेजिटिमेसी के लिए। अगर आप वो नहीं पैदा करेंगे, मैं आपको बताऊं, सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि फिर बाकी जमातों के अंदर भी ये रिजर्वेशंस पैदा हो रही है और मीडिया के हाँ, अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि भाई ये फिर अगर ऐसा ही इलेक्शन कराना है तो बेहतर है कि इलेक्शन ना करवाया जाए और ना नवाज करवाएँ। शरीफ साहब को हाँ, बराह रास्त इलेक्शन की अपना इलेक्शन के बगैर ही हाँ, वजीर आजम नामजद कर दिया जाए। तो मुझे ये बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि जितना इन्होंने इन खवातीन हजरात ने 4-5 महीने अंदर लगा लिए हैं और तमाम तर दबाव के बावजूद पार्टी चेंज नहीं की है। अभी ये खदीजा शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना तो सुबह हाँ, सारे की सारी ड्राई क्लीनिंग अब हो ठीक हो जाएगी। जाए। हुँ, फरूख हबीब की हुई है ना, हाँ, बाकियों की भी हुई है। हुई है ना। अब सब लोग ट्रैकलिंग करा के बड़े नेक और पारसा बन गए, अब कोई मसला नहीं है। तो अगर ये भी हाँ, वही तरीका कार इख्तियार कर ले, इमरान खान साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि जी मैं भी पीटीआई सारा से ही मामला ठीक ताल्लुकी हो का जाए। ऐलान हुँ, करता हूँ हुँ, और सानिया 9 मई जो है वो बड़ा गलत हुआ, तो फिर उनका भी मसला हल हो जाएगा। तो ठीक हो ये जाएगा। खेल हाँ, जो हम खेल रहे हैं और जो ऑप्टिक्स हम दिखा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को छोड़े, पाकिस्तान की रियासत का अपना चेहरा जो है ना, उस पर काफी हुँ, मसाइल पैदा हो रहे हैं और लोग हाँ, सवालात उठा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बाहर से भी। तो मेरा ठीक, ख्याल है कि अब इस मामले को रिविजिट होना चाहिए। अब इस हुँ, लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम पर पहुंच के रिकंसिलेशन की तरफ जाना चाहिए जाना और चाहिए। आप हुँ, कोई ऐसा मामला तय कर ले जो विन विन सिचुएशन के अंदर हो
और एक इलेक्शन करवाएं, थोड़ा सा बेहतर इलेक्शन करवा दें जो क्रेडिबल इलेक्शन हो, और वोटरों को फैसला करने दें कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं। अगर आप वोटरों की ख्वाहिश के बरक्स चलेंगे तो फिर एक तसादम होगा, महाजलाई होगी, टकराव होगा, और वो अनसर्टेनिटी को क्रिएट करेगा जो किसी के मफाद में भी नहीं होगा। नहीं है। अच्छा, आखिर में बल्कि वो जो उस दिन आपने बात की थी क्रिकेट के हवाले से और ग्रुपिंग के, उसका शाखसाना हम देख रहे हैं ना, आज फिर पाकिस्तान को आपने देख लिया कि आज तकरीबन पाकिस्तान आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो गया है। अब तो मेरे ख्याल शायद मौजज़ा वगैरह कोई होगा तो बचेंगे। वो ग्रुपिंग जो है वो ले बैठी है हमारी टीम को। देखिए, बात ये है कि अब मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान की टीम वापस आए तो एक बड़ी सर्जरी दरकार है। एक पहली सर्जरी जो है वो जो हमारे है ना ज़का अशरफ साहब, उनकी कुर्बानी मांगती है। दूसरी इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी कप्तानी मांगती है। फिर उसके बाद बाबर आजम जो है वो, और ये जो टीम में ग्रुप बंदियां शाहीन आफरीदी, और मैंने आपको कहा था कि शाहीन आफरीदी ने पैदा की है। एक जमाने में शुएब मलिक ये काम किया करते थे, उन्होंने मिसबाउल हक की और यूनुस खान की लड़ाई करवाई थी अपने चक्कर में। तो ये अब एक इस वक्त टीम में ये लड़के बड़े पोटेंशियल वाले लड़के हैं। मैंने आपको कहा था यही लोगों ने हमें पहले नंबर 1 पे पहुंचाया है, वनडे क्रिकेट में भी और उसमें भी। अब इस वक्त लग ये रहा है कि इनके अंदर कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं है, एक इंडिविजुअल एफर्ट चल रही है, कलेक्टिव जो टीम के साथ टीम बिल्डिंग होती है वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सर्जरी दरकार है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और ये जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जिनको लाकर हम ऊपर बैठा देते हैं और उनकी मदद से क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क करते हैं और अपनी हमारी क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क करते हैं और मुल्क का भी बेड़ा गर्क करते हैं। ये जरदारी साहब की चॉइस थी ना, आपने देखा जरदारी साहब ने कितनी जिद के साथ ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाया था। और जब इनका पिछला दौर था, वो दौर के भी उठा के देखे कि पाकिस्तान की क्रिकेट उस वक्त भी तबाह थी और आज भी तबाह है। अल्लाह खैर करे और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।